अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 1% लोग बाकी 99% से ज्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस रखते हैं, और उन्होंने ये मुकाम सिर्फ किस्मत या चोरी से नहीं, बल्कि एक ऐसे रूल से पाया है जिसे उन्होंने कभी किताबों में, कभी स्टोरीज में और कभी मेंटोर्स से सीखा, तो क्या आप ये रूल जानना चाहेंगे? नेपोलियन हिल ने 25 साल इस सीक्रेट को समझने में लगाए और फिर पूरी दुनिया को बताया, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। आज हम उसी सीक्रेट को डिकोड करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर 1, मास्टर माइंड पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े अचीवमेंट्स कभी अकेले किसी इंसान ने नहीं किए। ये हमेशा एक कलेक्टिव एफर्ट, एक इनविजिबल अलायंस और एक केयरफुली चोजन ग्रुप की वजह से पॉसिबल हुआ है। सोचिए, एक अकेला इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसकी लाइफ में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसके पास एक ही पर्सपेक्टिव होता है और वो केवल लिमिटेड एक्सपीरियंसेस कैरी करता है। लेकिन जब आप अपने विजन के साथ ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो आपके से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं और जो आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बैलेंस कर सकते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दरवाजा खोल देते हैं। यही है मास्टरमाइंड पावर, एक ऐसा नेटवर्क जहां हर मेंबर अपनी नॉलेज, रिसोर्सेज और कॉन्टैक्ट्स शेयर करता है और बदले में कलेक्टिव सक्सेस का हिस्सा बनता है। नेपोलियन हिल ने इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से निकाला था। उन्होंने 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर्स को स्टडी किया, जिनमें एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और चार्ल्स श्वाब जैसे लेजेंड्स शामिल थे। हिल ने पाया कि इन सभी की सक्सेस के पीछे एक कॉमन पैटर्न था। ये लोग अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते थे जो उनकी सोच को चैलेंज करते थे, उनके गैप्स को भरते थे और उनकी स्पीड को बढ़ाते थे। एंड्रू कार्नेगी ने तो हिल को साफ कहा था, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल मेरी पूरी वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल लीजिए। बहुत से लोग उन्हें केवल एक कार मेकर समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फोर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एस्पेक्ट में एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाई थी जो हर टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंज को तुरंत सॉल्व कर देती थी। जब एक न्यूज़पेपर ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अनएजुकेटेड कहा, तो फोर्ड ने उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में जब उनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने कामली कहा, मेरे दफ्तर में एक रो में कई बटन्स हैं, और अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो मैं उस बटन को दबाकर ऐसे आदमी को बुला सकता हूं जिसे यह जवाब पता है। तो क्यों मैं अपना दिमाग ऐसे इंफॉर्मेशन से भरूं जो मुझे जब चाहूं एक सेकंड में मिल सकती है? यह था मास्टरमाइंड थिंकिंग। खुद को हर चीज का एक्सपर्ट बनाने की कोशिश मत करो। ऐसे एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ो जो तुम्हारे विजन को रियलिटी में बदल सकें। मास्टरमाइंड पावर सिर्फ रिसोर्सेज या नॉलेज का एक्सचेंज नहीं है, ये एक मेंटल केमिस्ट्री है। जब दो या उससे ज्यादा क्रिएटिव माइंड्स एक डेफिनेट पर्पस के साथ मिलते हैं, तो एक तीसरी हायर लेवल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे हिल ने थर्ड माइंड कहा। यह थर्ड माइंड ऐसी आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करती है जो अकेले किसी के दिमाग में कभी नहीं आते। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। कॉपर और जिंक अलग अलग मेटल्स हैं, लेकिन जब आप इन्हें सही तरीके से कंबाइन करते हो तो ये करंट पैदा करते हैं। आज की दुनिया में मास्टरमाइंड प्रिंसिपल पहले से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंटरनेट ने बाउंड्रीज हटा दी हैं। पहले आपको अपने शहर या कंट्री में सही लोगों को ढूंढना पड़ता था। अब आप ग्लोबल मास्टरमाइंड ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं। लिंक्डइन, प्राइवेट फोरम्स और मास्टरमाइंड रिट्रीट्स इस प्रिंसिपल को स्केल पर पॉसिबल बना रहे हैं। लेकिन यहां एक वार्निंग है, हर ग्रुप, हर कॉन्टैक्ट, हर अलायंस मास्टरमाइंड नहीं होता। हिल ने साफ कहा है कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब सभी मेंबर्स का पर्पस अलाइंड हो और उनके बीच ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल बेनिफिट का रिश्ता हो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके आइडियाज को खींचकर नीचे लाते हैं, आपकी एम्बिशन को छोटा करते हैं या सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए जुड़े हैं, तो वो मास्टरमाइंड नहीं बल्कि एनर्जी ड्रेन है। तो सवाल ये है, आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को कैसे चुनें? पहला, ऐसे लोगों को चुनें जिनके पास आपके से अलग स्किल सेट और नॉलेज हो, ताकि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरा, ऐसे लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों, यानी जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हों। तीसरा, ऐसे लोग जो सिर्फ आपके साथ सक्सेस सेलिब्रेट न करें, बल्कि आपकी गलतियों पर भी ऑनेस्ट फीडबैक दें। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस या पैसे तक सीमित नहीं है, ये हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी इक्वली पावरफुल है। मान लीजिए आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप खुद अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रोग्रेस स्लो होगी।
लेकिन अगर आप अपने से ज्यादा फिट, डिसिप्लिन वाले लोगों के साथ वर्कआउट करने लगें तो आपका ओन स्टैंडर्ड ऑटोमैटिकली ऊंचा हो जाएगा। ये एसोसिएशन इफेक्ट है। हम उन लोगों की तरह बनने लगते हैं जिनके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयर बाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटेंजिबल फोर्स विच मे बी लाइकन टू अ थर्ड माइंड। इसका मतलब यह है कि मास्टर माइंड सिर्फ कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट नहीं है। ये एक लिविंग ब्रीदिंग ऑर्गेनिज्म है जो आपके आइडियाज को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन देता है। अगर आप इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में लागू करना चाहते हैं तो यहां एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप ब्लूप्रिंट है। अपना डेफिनेट पर्पस क्लियर करें ताकि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें जो उसी दिशा में चल रहे हैं। अपने करंट सर्कल का ऑडिट करें, देखें कि कौन आपको इंस्पायर करता है और कौन आपको लिमिट करता है। नेटवर्किंग को इंटेंशनल बनाएं। इवेंट्स, ऑनलाइन ग्रुप्स और मीटअप्स में एक्टिवली ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो आपके विजन को बढ़ा सकते हैं। वैल्यू दें, सिर्फ लें नहीं। मास्टरमाइंड तभी स्ट्रांग होता है जब हर मेंबर कंट्रीब्यूट करता है। रेगुलर इंटरैक्शन रखें। वीकली या मंथली मास्टरमाइंड सेशंस फिक्स करें ताकि मोमेंटम बना रहे। याद रखिए, अकेले आप तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ में आप दूर जा सकते हैं। मास्टरमाइंड पावर यही सिखाता है कि जब सही दिमाग और दिल मिलते हैं तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के रिचेस्ट 1% लोग इस रूल को कॉन्शियसली फॉलो करते हैं, जबकि बाकी 99% इसे लक, टाइमिंग या कनेक्शंस का नाम दे देते हैं। सच ये है, कनेक्शंस अपने आप नहीं बनते, उन्हें पर्पसफुली बनाया जाता है, नर्चर किया जाता है और गार्ड किया जाता है। तो अगर आपका ड्रीम बड़ा है, अगर आपका गोल ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है, तो याद रखिए, आपको ये जर्नी अकेले नहीं करनी है। अपने मास्टरमाइंड को केयरफुली चुनिए और फिर देखिए कैसे आपकी स्पीड, क्लैरिटी और इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यही है चैप्टर 1 का एसेंस, मास्टरमाइंड पावर। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि वेल्थ और ग्रेटनेस का एक फंडामेंटल लॉ है। चैप्टर 2, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग जिंदगी में सफर पर निकलते हैं बिना किसी नक्शे के। वो हवा के साथ बहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि वो अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे। सोचिए, अगर आप एक जहाज के कैप्टन हैं और आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो समुद्र में आप बस इधर उधर भटकते रहेंगे। हवा कभी आपको इधर ले जाएगी, कभी उधर। यही हाल हमारी लाइफ का होता है जब हमारे पास क्लियर पर्पस नहीं होता। एवरेज इंसान सुबह उठता है, रोजमर्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझ जाता है और सालों बाद रियलाइज करता है कि वो जिंदगी को बस रिएक्ट करके जी रहा था, इंटेंशनली क्रिएट नहीं कर रहा था। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स और वर्ल्ड क्लास अचीवर्स में एक चीज कॉमन थी। वो लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे कि वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब तक उसे पाना चाहते हैं। ये क्लैरिटी उनके डिसीजंस, एक्शंस और प्रायोरिटीज को लेजर शार्प बना देती थी। इलॉन मस्क इसका परफेक्ट मॉडर्न डे एग्जाम्पल है। मस्क का गोल सिर्फ एक कार कंपनी बनाने का नहीं था। अगर ऐसा होता तो टेस्ला बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह एक और इलेक्ट्रिक कार बनाकर सेटल हो जाती। लेकिन मस्क का विजन था टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी। ये एक मैसिव, लॉन्ग टर्म और वर्ल्ड चेंजिंग पर्पस है। इसी क्लैरिटी की वजह से टेस्ला सिर्फ कार कंपनी नहीं, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी इनोवेशन की लीडर बन गई। और स्पेस एक्स भी सिर्फ रॉकेट्स नहीं बना रही। मस्क का क्लियर पर्पस है मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन। पर्पस क्लैरिटी क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि पर्पस एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आपके पास क्लियर गोल होता है तो लाइफ में आने वाले 8000 डिस्ट्रैक्शंस में से 990 को आप तुरंत इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं कि कौन सा स्टेप आपको गोल के करीब ले जा रहा है और कौन सा बस टाइम वेस्ट है। हिल कहते हैं कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ एक विश या वेग डिजायर नहीं है। ये एक डेफिनेट, रिटन, मेजरेबल एंड इमोशनली चार्ज्ड गोल है। डेफिनेट, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हों कि आप क्या चाहते हैं। रिटन, ये आपके माइंड में नहीं, आपके पेपर पर हो। मेजरेबल, आप ट्रैक कर सकें कि आप करीब आ रहे हैं या नहीं। इमोशनली चार्ज्ड, गोल ऐसा हो जो आपको सुबह उठने पर एक्साइटेड करे। लेकिन यहां एक ट्रैप है। बहुत से लोग अपने गोल्स दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर बेस करते हैं।
पेरेंट्स, सोसाइटी या पीयर्स जो चाहते हैं वही फॉलो करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि अंदर से वो कभी फुलफिल नहीं होते, भले बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगे। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब है कि गोल आपका अपना हो, आपकी सोल से जुड़ा हो। एंड्रू कार्नेगी ने हिल को बताया था कि क्लियर पर्पस के बिना सक्सेस एक्सीडेंटल होती है और टेम्पोरेरी होती है, जबकि क्लियर पर्पस के साथ आप अपने एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस को मोल्ड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अपने डेफिनेट पर्पस को बनाने के 6 स्टेप्स। एक स्पेसिफिक गोल चूज करो। वेग मत रहो। आई वॉन्ट टू बी रिच नहीं, बल्कि आई वॉन्ट टू अर्न Rs 1 crore by 2027 थ्रू माई डिजाइन बिजनेस। लिखो। स्टडीज बताती हैं कि रिटन गोल्स 42% ज्यादा चांसेस से पूरे होते हैं। टाइम फ्रेम सेट करो। बिना डेडलाइन के गोल्स ड्रीम्स बन जाते हैं। रीजन लिखो। आप ये गोल क्यों चाहते हैं? रीजन जितना इमोशनल होगा उतनी मोटिवेशन टिकेगी। प्लान बनाओ। हर स्टेप डिटेल में लिखो, भले वो इम्परफेक्ट हो। डेली रिव्यू करो। हर सुबह और रात गोल को पढ़ो और विजुअलाइज करो। इमेजिन कीजिए, एक आर्चर के सामने 50 टारगेट्स हैं, लेकिन उसे पता ही नहीं कि किसे हिट करना है। भले उसके पास बेस्ट बो और एरोज हों, उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ एक टारगेट हो तो हर शॉट उसके एम को बेहतर करेगा। यही प्रिंसिपल लाइफ में काम करता है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, इनर पीस के लिए भी जरूरी है। जब आपका पाथ क्लियर होता है तो आप हर छोटी असफलता या क्रिटिसिज्म से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि ये टेम्पोरेरी हर्डल्स हैं, न कि परमानेंट रोड ब्लॉक्स। हर संडे 30 मिनट लें और अपनी आने वाले हफ्ते की एक्शंस को अपने मेन पर्पस के हिसाब से अलाइन करें। अगर कोई टास्क आपके मेन पर्पस से जुड़ा नहीं है तो उसे डेलीगेट या एलिमिनेट करें। हिल ने एक शॉकिंग फैक्ट भी लिखा। जिन लोगों का कोई क्लियर पर्पस नहीं था, उनमें से 95% लोग या तो कम इनकम में स्ट्रगल करते थे या पूरी तरह डिपेंडेंट रहते थे, जबकि जिनके पास क्लियर डेफिनेट पर्पस था उन्होंने एवरेज से कई गुना ज्यादा अचीव किया। सोचिए, आपके पास सिर्फ एक लाइफ है। अगर आप इसे बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के जीते हैं तो ये ऐसे है जैसे आपके पास एक एम्प्टी कैनवस हो और आप उस पर रैंडम ब्रश स्ट्रोक्स मारते जाए। अंत में पेंटिंग कैसी निकलेगी, ये प्योर चांस होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से पिक्चर का स्केच है तो हर स्ट्रोक पेंटिंग को मास्टरपीस बनाता है। नेपोलियन हिल ने इसे सिंपल शब्दों में कहा, यू हैव टू नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू हैव टू वॉन्ट इट बैड इनफ टू स्टिक टू इट अंटिल यू गेट इट। चैप्टर 3 फेथ विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड और क्रिएटेड बाय एफर्मेशन और रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस टू द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब, फेथ सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं है, ये एक मेंटल हैबिट है जिसे आप खुद बना सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और अपने गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग फेथ को किसी अनसीन पावर पर ब्लाइंड ट्रस्ट के रूप में समझते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल के लिए फेथ एक एक्टिव डिलिबरेट मेंटल स्टेट है। ये वो कैपेसिटी है जिसमें आप अपने मन को इस कदर कंडीशन कर लेते हैं कि वो किसी भी नेगेटिव डाउट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आप अपने डिजायर्ड आउटकम को इतनी क्लैरिटी और कन्विक्शन से इमेजिन करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है और फिर आपके थॉट्स, एक्शंस और हैबिट्स उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगते हैं। अब यहां एक गहरी बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल रियलिटी और विविडली इमेजिन्ड रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी चीज को बार बार डिटेल में इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे ट्रूथ की तरह प्रोसेस करता है और आपके नर्वस सिस्टम को वैसे ही सिग्नल्स भेजता है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका हो। यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। मोहम्मद अली इसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। दुनिया उन्हें द ग्रेटेस्ट कहती थी, लेकिन उन्होंने ये टाइटल पहले खुद को दिया था, उस वक्त जब वो इसे प्रूव करने से बहुत दूर थे। अली पब्लिक में कॉन्फिडेंटली कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ ईगो नहीं था, ये सेल्फ कंडीशनिंग थी। वो अपने सबकॉन्शियस को हर दिन ये फीड करते थे कि वो अनबीटेबल हैं और उनके एक्शंस उसी बिलीफ को रियलिटी में बदलने के लिए अलाइन हो जाते थे। फेथ और विजुअलाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकली काम कैसे करता है? हिल कहते हैं, हर बार जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं और बिलीव करते हैं कि वो पॉसिबल है, तो आप अपने अंदर एक इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट करते हैं। ये फोर्स अपॉर्चुनिटीज, पीपल और रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करना शुरू करती है जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। लेकिन यहां एक चैलेंज है, फेथ नेचुरली नहीं आता। हमारा माइंड नेचुरली डाउट, फियर और पास्ट फेलियर्स की तरफ झुकता है।
इसीलिए फेथ एक हैबिट है जिसे रोज इंटेंशनली बिल्ड करना पड़ता है। इसके लिए नेपोलियन हिल ने कुछ की स्टेप्स दिए हैं। एफर्मेशंस का इस्तेमाल करो। अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में ऐसे बोलो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका हो। एग्जाम्पल, आई एम अर्निंग आवर्स देन लाख पर मंथ थ्रू माई बिजनेस। क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ। गोल को ऐसे इमेजिन करो कि वो एक मूवी सीन की तरह हो। कलर्स, साउंड्स, फीलिंग्स सब शामिल करो। रेपिटेशन, हर दिन, आइडियली सुबह और रात ये प्रोसेस रिपीट करो। नेगेटिव थॉट्स को रिजेक्ट करो। जैसे ही डाउट आए उसे कॉन्शियसली रिप्लेस करो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। ओलंपिक एथलीट्स अपने मैचेस से पहले पूरे गेम को अपने दिमाग में डिटेल में रिहर्स करते हैं। रिसर्च ने दिखाया है कि यह मेंटल रिहर्सल उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरेबल तरीके से इंप्रूव करता है, क्योंकि माइंड उस सिचुएशन को पहले ही जी चुका होता है। अब सोचिए, अगर ये टेक्निक स्पोर्ट्स में काम करती है तो बिजनेस, करियर, रिलेशनशिप्स, किसी भी फील्ड में क्यों नहीं। मान लीजिए आपका गोल एक सफल स्टार्टअप लॉन्च करना है। अगर आप रोज 2 मिनट खुद को इमेजिन करते हैं कि आपका ऑफिस चल रहा है, सैटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, बैंक अकाउंट में डिजायर्ड रेवेन्यू है, तो आपका माइंड ऐसे आइडियाज और एक्शंस ढूंढने लगेगा जो इस विजन को रियलिटी बनाएंगे। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर करने की प्रोसेस है। नेपोलियन हिल ने एक पावरफुल लाइन लिखी, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यहां 2 की वर्ड्स हैं, कंसीव यानी इमेजिन करना और बिलीव यानी फेथ रखना। सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं है और सिर्फ बिलीव करना भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैजिक करता है। फेथ और विजुअलाइजेशन को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका, सुबह उठते ही एक शांत जगह बैठो, आइज क्लोज्ड, 2-3 डीप ब्रेथ्स लो। अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, मानो वो अभी हो रहा है। उस मोमेंट की फीलिंग्स महसूस करो, खुशी, रिलीफ, एक्साइटमेंट। खुद को ये एफर्मेशंस दो, दिस इज माई रियलिटी, आई डिजर्व दिस, आई एम अचीविंग दिस। हिल कहते हैं कि ये प्रैक्टिस सिर्फ गोल सेटिंग नहीं बल्कि गोल प्रोग्रामिंग है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो आपके लिए काम करे, डाउट या फियर के लिए नहीं। और यहां एक सटल पॉइंट है, विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ एंड रिजल्ट देखना नहीं बल्कि जर्नी को भी इमेजिन करना है। जब आप खुद को मेहनत करते, ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करते और कंसिस्टेंट एक्शन लेते विजुअलाइज करते हैं, तो आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो चैलेंजेस से भी कॉन्फिडेंटली निपटे। इमोशनल एंगल से देखें तो फेथ आपको वो स्ट्रेंथ देता है जो बाहरी सर्कमस्टेंसेस नहीं दे सकते। दुनिया में हर बड़ा अचीवर ऐसे मोमेंट्स फेस करता है जब लॉजिक कहता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका फेथ कहता है मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। चैप्टर 4, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरेज लोग उतना ही काम करते हैं जितना उनसे मांगा जाता है, जबकि जो लोग दुनिया में अलग पहचान बनाते हैं वो हमेशा जरूरत से ज्यादा देते हैं। यही है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल। सोचिए, अगर किसी दुकान पर आपको वही चीज मिलती है जो आपने खरीदी तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन बस उतना ही। अब अगर वही दुकान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, बेहतर पैकेजिंग या स्माइल के साथ पर्सनल सर्विस, तो आप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि बार बार वहां लौटना चाहते हैं। यही प्रिंसिपल जिंदगी और करियर में भी काम करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में देखा कि एक्स्ट्रा वैल्यू देने वाले लोग लंबे समय में हमेशा जीतते हैं, भले शॉर्ट टर्म में उनका एफर्ट ज्यादा लगे। इसका कारण सिंपल है, एक्स्ट्रा माइल जाने वाले लोग ट्रस्ट, गुडविल और रेपुटेशन का कैपिटल बनाते हैं, जो बाद में उनके लिए डोर्स खोलता है, रिसोर्सेज अट्रैक्ट करता है और कंपटीशन से अलग करता है। स्टीव जॉब्स इसका आइकॉनिक एग्जाम्पल हैं। जॉब्स सिर्फ बाहर से सुंदर प्रोडक्ट बनाने पर सेटिस्फाई नहीं होते थे। उन्होंने इंसिस्ट किया कि आईफोन के अंदर के सर्किट्स और कंपोनेंट्स भी एस्थेटिकली प्लीजिंग हों, भले वो यूजर कभी देखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जॉब्स मानते थे कि एक्सेलेंस का स्टैंडर्ड इनविजिबल पार्ट्स में भी मेंटेन होना चाहिए। यही डेडिकेशन एप्पल के ब्रांड को एक अलग ऑरा देता है। एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल सिर्फ हार्ड वर्क के बारे में नहीं है, ये क्वालिटी, केयर और अटेंशन के बारे में है। एवरेज लोग सोचते हैं मैं उतना ही करूं जितना मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स सोचते हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे ये आउटकम एक्सेप्शनल बने। हिल ने लिखा, रेंडर मोर एंड बेटर सर्विस देन यू आर पेड फॉर,
एंड सूनर और लेटर यू विल रिसीव कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम इट। ये इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में नहीं, अपॉर्चुनिटीज, रेफरल्स, प्रमोशंस और इन्फ्लुएंस में भी आता है। अब सवाल है, एक्स्ट्रा माइल जाने से एक्चुअल में क्या बदलता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग जानते हैं कि आप पर एक्सपेक्टेड से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। वर्ड ऑफ माउथ फैलता है। सैटिस्फाइड से ज्यादा डिलाइटेड क्लाइंट्स आपके बिगेस्ट मार्केटर्स बन जाते हैं। स्किल मास्टरी बढ़ती है। जब आप हमेशा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तो आपकी खुद की स्किल्स शार्पन होती हैं, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती हैं। लोग नेचुरली ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ काम करना चाहते हैं जिन पर वो ब्लाइंडली भरोसा कर सकें। एग्जाम्पल, जापान की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के इंजीनियर ने सिर्फ स्पीड पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ट्रेन के पासिंग साउंड को भी इंप्रूव किया ताकि वो कम नॉइज पोल्यूशन करे। ये डिटेल उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं थी, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया ने उनकी इंजीनियरिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया। एक्स्ट्रा माइल जाना माइंडसेट से शुरू होता है। मैं सिर्फ पेड टास्क नहीं कर रहा, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सिर्फ मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट करने में लगे रहते हैं। प्रैक्टिकल वेज टू गो दी एक्स्ट्रा माइल। 10% एक्स्ट्रा रूल। अपने हर प्रोजेक्ट में ऐसा एलिमेंट जोड़ो जो एक्सपेक्टेशन से 10% ज्यादा हो। फॉलो अप हैबिट। किसी काम के बाद क्लाइंट या कॉलीग को पर्सनली चेक करो कि आउटकम कैसा लगा। डिटेल ऑब्सेशन। ऐसे स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान दो जो दूसरों को इग्नोर लगते हैं लेकिन इम्पैक्ट करते हैं। लर्न, अप्लाई मोर। अपने फील्ड में लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखकर उन्हें इंटीग्रेट करो, भले कोई डिमांड न करे। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता। शुरुआत में लोग आपका एफर्ट नोटिस भी न करें, लेकिन समय के साथ आपकी रेप्यूटेशन इतनी सॉलिड हो जाती है कि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। ये एक इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है, जैसे खेत में बीज बोना। शुरुआत में सिर्फ मिट्टी दिखती है, लेकिन एक समय बाद फसल रेडी होती है और उसका यील्ड एवरेज से कई गुना होता है। इमोशनल साइड से देखें तो एक्स्ट्रा माइल जाना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए भी फुलफिलिंग है। जब आप अपनी लिमिट्स पुश करते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो होते हैं। आपको पता होता है कि आपने सिर्फ जॉब डन नहीं किया, बल्कि जॉब डन एक्सेप्शनली वेल किया है। और यहां एक सटल ट्विस्ट है। एक्स्ट्रा माइल जाने का मतलब ओवरवर्क या बर्नआउट नहीं है। ये स्मार्टनेस से वैल्यू बढ़ाने के बारे में है, ना कि सिर्फ ज्यादा घंटे देने के। अगर आप कॉन्शियसली सिलेक्ट करते हैं कि कहां एक्स्ट्रा एफर्ट देना है, तो आप हाई इंपैक्ट बना सकते हैं बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए। हिल का मैसेज साफ था, एवरेज परफॉर्मेंस आपको भीड़ में रखता है, लेकिन एक्स्ट्रा माइल का प्रिंसिपल आपको भीड़ से बाहर खींचकर लीडर्स की कैटेगरी में डाल देता है। यही रीजन है कि रिचेस्ट 1% लोग हर काम में ऐसे स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं, जनरल नॉलेज आपको पास करा सकती है, लेकिन रिच नहीं बना सकती। अगर आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस चाहते हैं तो आपको किसी एक फील्ड में इतना डीप उतरना होगा कि आप वहां के सबसे रेयर और वैल्यूएबल एक्सपर्ट बन जाएं। जरा सोचिए, दुनिया में कितने लोग हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, मूवीज, लेकिन उनकी नॉलेज इतनी स्कैटर्ड होती है कि वो किसी एक प्रॉब्लम को हाई लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाते। नतीजा, एवरेज रिजल्ट्स। वहीं रिचेस्ट 1% लोग किसी एक नीच में अपनी नॉलेज इतनी शार्पन कर लेते हैं कि वो उस फील्ड में गो टू अथॉरिटी बन जाते हैं और लोग उनके लिए प्रीमियम पे करने को तैयार होते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे साफ कहा, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनेट एंड। मतलब, आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आपने उस इंफॉर्मेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज और अप्लाई किया है। वॉरेन बफेट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। बफेट स्कूल और कॉलेज में हर सब्जेक्ट में टॉपर नहीं थे। उनका स्ट्रेंथ एकदम क्लियर थी, इन्वेस्टिंग। उन्होंने उस सिंगल स्किल को इतनी गहराई से स्टडी किया कि वो स्टॉक्स और बिजनेसेस के बिहेवियर को ऐसे समझने लगे जैसे कोई साइंटिस्ट अपने लैब में केमिकल रिएक्शन समझता है। बफेट रोज घंटों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, मार्केट हिस्ट्री और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ते थे। वो इन्वेस्टिंग में इतने स्पेशलाइज्ड हो गए कि आज उनकी एक डिसीजन $1 बिलियन इम्पैक्ट डाल सकती है। उनका एम्पायर बर्कशायर हैथवे इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर खड़ा है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का प्रिंसिपल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि आज की इकोनॉमी में इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड है, लेकिन अटेंशन लिमिटेड है। लोग ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं जो उन्हें सबसे तेज, सबसे एक्यूरेट
और सबसे इम्पैक्टफुल सॉल्यूशन दे सकें। एवरेज जनरलिस्ट की जगह वे हमेशा उस स्पेशलिस्ट को चुनेंगे जो उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एग्जाम्पल, अगर आपको हार्ट सर्जरी करनी है तो आप एक नॉर्मल MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप एक हाईली एक्सपीरियंस्ड कार्डियक सर्जन ढूंढते हैं और उसके लिए लाखों खर्च करने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लाइफ सेविंग है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में देखा कि हर सेल्फ मेड मिलियनेयर के पास या तो खुद की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती थी या उन्होंने ऐसे लोगों की टीम बनाई थी जिनके पास स्पेसिफिक डोमेन्स में डीप एक्सपर्टाइज थी। अब सवाल है, आप अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे बिल्ड करें? 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू बिल्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अपना नीश पहचानें, वो एरिया चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों हों। फोकस्ड लर्निंग करें, रोज कम से कम 30 मिनट बुक्स, कोर्सेज, केस स्टडीज या इंडस्ट्री न्यूज पढ़ें। मेंटोरशिप लें, उस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों से गाइडेंस लें। प्रैक्टिस एप्लीकेशन, नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम न करें, उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करें। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, अपने फील्ड के बदलते ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेट रहें। एक पावरफुल बात जो हिल ने लिखी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, यू मस्ट लर्न हाउ टू मार्केट एंड अप्लाई इट। मतलब, अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हैं लेकिन लोग आपके बारे में जानते ही नहीं तो आपकी वैल्यू लिमिटेड रहेगी। इसलिए अपने नॉलेज को मोनेटाइज करने की स्किल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट क्रिएशन या स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। प्रैक्टिकल मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं करता बल्कि ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपर्ट है, उसकी मार्केट वैल्यू एक्सपोनेंशियली ज्यादा होती है। एक न्यूट्रिशन कोच जो सिर्फ डाइट प्लान्स नहीं देता बल्कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड मील प्रोग्राम्स डिजाइन करता है, वो भी अपनी फील्ड में रेयर और इन डिमांड बन जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि ये आपको कंपटीशन से बचाता है। जनरल नॉलेज वाले लोग हमेशा प्राइस वॉर में फंसते हैं, उन्हें अपनी सर्विसेज चीप करनी पड़ती हैं क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। लेकिन स्पेशलिस्ट्स अपने काम का प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके जैसे लोग कम हैं। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन 30 मिनट अपने चोजन फील्ड में पढ़ाई का कमिटमेंट लो। ये एक किताब का चैप्टर, एक रिसर्च पेपर या एक ट्यूटोरियल हो सकता है, लेकिन इसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ। 365 दिनों में ये 112+ घंटे का फोकस्ड लर्निंग होगा जो आपको उस फील्ड में टॉप परसेंटाइल में ले जा सकता है। हिल ने यह भी बताया कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स तक सीमित नहीं है, यह लीडरशिप, सेल्स, साइकोलॉजी, ब्रांडिंग, किसी भी हाई वैल्यू स्किल में हो सकती है। पॉइंट यह है कि वो नॉलेज रेयर हो और डिमांड में हो। जब आप किसी एक फील्ड में मास्टरी हासिल करते हैं तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप जानते हैं कि आपकी एक्सपर्टाइज लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ये कॉन्फिडेंस आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज को भी ट्रांसफॉर्म करता है। तो चैप्टर 5 का कोर मैसेज यही है, जनरलिस्ट बनने से आप भीड़ में रहेंगे लेकिन स्पेशलिस्ट बनकर आप भीड़ से बाहर निकलेंगे। अपनी फील्ड में इतने वैल्यूएबल बनो कि लोग आपको ढूंढें, ना कि आप उन्हें। यही माइंडसेट रिचेस्ट 1% अडॉप्ट करते हैं और यही उनकी सस्टेनेबल सक्सेस का फाउंडेशन है। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर मैन्स डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। मतलब, पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस से, ऐसे सॉल्यूशंस जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते। जरा सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो सबसे अमीर लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या फैक्ट्री लेबरर्स होते। लेकिन रियलिटी ये है कि मेहनत के साथ क्रिएटिव थिंकिंग का होना जरूरी है। क्रिएटिविटी वो स्किल है जो एक साधारण रिसोर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू में बदल देती है। नेपोलियन हिल ने इमेजिनेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, एग्जिस्टिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को नए कॉम्बिनेशंस में यूज करना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए ओरिजिनल आइडियाज का डायरेक्ट सोर्स जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से आते हैं। वॉल्ट डिज्नी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डिज्नी सिर्फ कार्टून्स नहीं बना रहे थे, वो एक पूरी एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम इमेजिन कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना की जहां बच्चे और बड़े दोनों एक ही कहानी में खो जाएं, और फिर उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया डिज्नीलैंड और डिज्नी वर्ल्ड के रूप में। उन्होंने सिंथेटिक इमेजिनेशन का यूज करके पहले से मौजूद फेरी टेल्स को अडेप्ट किया
और क्रिएटिव इमेजिनेशन से नए वर्ल्ड्स और कैरेक्टर्स क्रिएट किए जो टाइमलेस बन गए। इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं है। बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में इमेजिनेशन गेम चेंजर है। इलॉन मस्क ने सोचा कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ स्लो और बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो स्टाइलिश, फास्ट और एस्पिरेशनल भी हो सकती हैं। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि कंप्यूटर्स सिर्फ ऑफिस टूल्स नहीं बल्कि पर्सनल लाइफस्टाइल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जेफ बेजोस ने इमेजिन किया कि इंटरनेट पर रिटेल सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि एक यूनिवर्सल स्टोर बन सकता है। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन आपकी माइंड की सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। अगर आप इसे कॉन्शियसली यूज नहीं करते तो ये धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाती है। मॉडर्न लाइफ में हम इतने प्री मेड एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शंस कंज्यूम करते हैं कि हमारी इमेजिनेशन मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इमेजिनेशन को ट्रेन करना जरूरी है, ठीक वैसे जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू ट्रेन योर इमेजिनेशन। वीकली आइडिया टाइम फिक्स करें। हर हफ्ते 1 घंटा सिर्फ नए आइडियाज सोचने में लगाएं, बिना फोन, सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शंस के। क्वेश्चन, हैबिट डेवलप करें। हर चीज से पूछें, ये और बेहतर कैसे हो सकता है? क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन लें। अपनी फील्ड से बाहर की इंडस्ट्रीज और ट्रेंड से आइडियाज बोरो करें। माइंड मैपिंग यूज करें। एक सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड जितने पॉसिबल आइडियाज निकल सकते हैं उन्हें ड्रॉ करें। इमेजिनेशन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपको कंपटीशन से अलग करता है। एवरेज लोग वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। क्रिएटिव थिंकर्स वो करते हैं जो कोई सोच भी नहीं रहा, और यही यूनिकनेस मार्केट में प्रीमियम वैल्यू अट्रैक्ट करती है। नेपोलियन हिल ने यह भी बताया कि सबसे सक्सेसफुल लोग इमेजिनेशन को सिर्फ आइडिया जनरेशन के लिए नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज करते हैं। जब कोई क्राइसिस आता है तो एवरेज माइंड पैनिक करता है, लेकिन क्रिएटिव माइंड नए सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करता है। एग्जाम्पल, 1930s की ग्रेट डिप्रेशन के समय कुछ बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए यूज केसेस इमेजिन किए और सर्वाइवल के साथ ग्रोथ भी की। कोका कोला ने उस समय अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी री इन्वेंट की ताकि लोग भले गरीब हों फिर भी उनकी बॉटल अफोर्ड कर सकें। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन 5 मिनट व्हाट इफ क्वेश्चंस पूछें। व्हाट इफ मैं अपना प्रोडक्ट 50% फास्टर डिलीवर कर सकूं? व्हाट इफ मेरा सर्विस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो? व्हाट इफ मैं अपनी स्किल को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा सकूं? ये क्वेश्चंस आपके ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने पर मजबूर करते हैं, जिससे क्रिएटिविटी नेचुरली बढ़ती है। इमोशनल एंगल से देखें तो इमेजिनेशन आपको फ्रीडम देता है। आप फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद मेंटल लेवल पर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब इमेजिनेशन एक्शन के साथ कंबाइन होती है तो वही पॉसिबिलिटीज आपके जीवन की न्यू रियलिटी बन जाती हैं। हिल ने इसे एक लाइन में परफेक्टली समराइज किया, इफ यू डू नॉट सी ग्रेट रिचेज इन योर इमेजिनेशन यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। मतलब, आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पहले आपके माइंड में बनती है, फिर रियल वर्ल्ड में। तो चैप्टर 6 का कोर मैसेज साफ है। मेहनत आपको ग्राउंड पर दौड़ाएगी, लेकिन इमेजिनेशन आपको उड़ना सिखाएगी। और रिचेस्ट 1% लोग इसे डेली हैबिट की तरह कल्टीवेट करते हैं, जबकि बाकी लोग बस दूसरों के क्रिएटेड आइडियाज कंज्यूम करके जीते हैं। चैप्टर 7, डिसीजन एक्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं, पीपल हु फेल टू accumulate मनी विदाउट एक्सेप्शन have the habit of reaching decisions slowly and changing them quickly. The rich, on the other hand, reach decisions promptly and change them very slowly, if at all. मतलब साफ है, सफलता का खेल सिर्फ आइडियाज और प्लान्स का नहीं, बल्कि तेज और डिसाइसिव एक्शन का है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो सालों से एक ही जगह अटके हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब हालात परफेक्ट होंगे, जब पैसे पूरे होंगे, जब सारे रिसोर्सेज रेडी होंगे, तब वो कदम उठाएंगे। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। वो बस एक मेंटल इल्यूजन है जो आपके डर को जस्टिफाई करता है। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में पाया कि रिचेस्ट 1% लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो डिसीजंस जल्दी लेते थे। उनके लिए डिसीजन लेना एक हैबिट था, कोई रेयर इवेंट नहीं। और एक बार फैसला कर लिया तो वो अपनी पूरी एनर्जी उसे रियलिटी बनाने में लगा देते थे। जेफ बेजोस इसका जीवंत एग्जाम्पल है। 1994 में जब इंटरनेट यूजर्स अमेरिका में सिर्फ 1% थे, बेजोस ने वॉल स्ट्रीट की हाई पेइंग जॉब छोड़कर अमेजॉन शुरू किया। उस समय ई कॉमर्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट था और एक्सपर्ट्स कहते थे कि लोग कभी इंटरनेट पर शॉपिंग नहीं करेंगे। लेकिन बेजोस ने डिसीजन डिले नहीं किया।
उन्होंने स्पीड और विजन को चूज किया और फिर रास्ते में अपनी स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करते गए। आज अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। हिल का कहना है कि इनडिसीजन एक साइलेंट किलर है। यह आपके अपॉर्चुनिटीज को चुपचाप मार देता है बिना आपको पता चले। डिसीजन ना लेने का मतलब है कि आप दूसरों के डिसीजंस के इफेक्ट में जी रहे हैं, और अगर आप वेट करते करते लाइफ की हर मेजर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं तो रिग्रेट आपका परमानेंट पार्टनर बन जाता है। डिसीजन मेकिंग के 3 गोल्डन रूल्स जो रिचेस्ट 1% फॉलो करते हैं। क्लैरिटी ओवर परफेक्शन, पहले क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार न करें। स्पीड ओवर कंफर्ट, अनकंफर्टेबल होते हुए भी डिसीजन लें। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। कमिटमेंट ओवर डाउट, एक बार फैसला ले लिया तो उसे पूरी तरह एग्जीक्यूट करें। बीच में बार बार चेंज न करें। हिल ने यह भी पाया कि डिसाइसिवनेस अक्सर करेज के साथ जुड़ी होती है। हेनरी फोर्ड ने अपने एडवाइजर्स की बार बार की वार्निंग्स इग्नोर करके मॉडल टी को लॉन्च किया, और वही डिसीजन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल गया। ओपरा विनफ्री ने टीवी होस्ट की स्टडी जॉब छोड़कर अपना मीडिया एम्पायर बिल्ड करने का डिसीजन लिया, जब उनके पास कोई क्लियर गारंटी नहीं थी। वाई क्विक डिसीजंस वर्क, जब आप तेज डिसीजन लेते हैं तो आप मोमेंटम क्रिएट करते हैं। मोमेंटम आपके ब्रेन और एनवायरनमेंट को एक्शन मोड में डाल देता है। डिले करने से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और इवेंचुअली आप एक्शन ही नहीं लेते। एक और हिडन बेनिफिट है, फास्ट डिसीजंस आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक जल्दी देते हैं। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं तो जल्दी सीखते भी हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। यह आपको कंपेटिटर्स से कई कदम आगे रखता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिकम डिसाइसिव। टाइम लिमिट सेट करें। हर मेजर डिसीजन के लिए खुद को एक डेडलाइन दें। एग्जाम्पल 24 घंटे। ऑप्शन फिल्टर करें। बहुत ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। 2-3 बेस्ट चॉइसेस रखें और चुन लें। प्रोस कॉन्स लिखें। 5 मिनट में मेजर पॉइंट्स नोट करें और डिसाइड करें। स्मॉल डिसीजंस से स्टार्ट करें। रोजमर्रा की छोटी चीजों में डिसाइसिवनेस प्रैक्टिस करें, जैसे क्या खाना है, किस प्रोजेक्ट को पहले टैकल करना है। हिल का कहना है कि डिसाइसिव एक्शन लेना एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। लाइफस्टाइल टिप, आज रात एक पेपर लें और वो डिसीजन लिखें जिसे आप पिछले हफ्तों या महीनों से डिले कर रहे हैं। फिर खुद को रूल दें, कल सुबह तक ये फाइनलाइज्ड होगा। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके ग्रोथ का टिकट है। जब आप डिसाइसिव होते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इनडिसीजन आपको ड्रिफ्ट मोड में डाल देता है। आप बस लाइफ के करंट में बहते रहते हैं और दूसरों के प्लान्स का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन डिसाइसिवनेस आपको कैप्टन बना देती है। आप दिशा चुनते हैं, स्पीड चुनते हैं और डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द वर्ल्ड हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग रूम फॉर द मैन हुज वर्ड्स एंड एक्शंस शो दैट ही नोज वेयर ही इज गोइंग। यानी दुनिया ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए रास्ता बनाती है जो कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस के साथ आगे बढ़ रहा है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ओन एनवायरमेंट। यू कैन मेक योर लाइफ वॉट यू वॉन्ट इट टू बी। सोचिए, आपके और रिचेस्ट 1% के बीच का असली फर्क रिसोर्सेज का नहीं, बल्कि माइंडसेट और डेली हैबिट्स का है। उनके पास भी 24 घंटे हैं, चैलेंजेस हैं, फेलियर्स हैं, लेकिन वो एक चीज अलग करते हैं, वो इंतजार नहीं करते। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो ये भी आपकी लाइफ में बस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आज से, अभी से आपने एक भी हैबिट अपनाई, एक भी डिसीजन तुरंत लिया, एक भी गोल क्रिस्टल क्लियर डिफाइन किया, तो ये स्क्रिप्ट आपकी जिंदगी की फर्स्ट चैप्टर बन सकती है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में जीरोस बढ़ाने का नाम नहीं है। वेल्थ है फ्रीडम, चॉइसेस, इंपैक्ट, लेगेसी। और ये सब शुरू होता है आपके माइंड के अंदर। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को दोबारा देखें, नोट्स बनाएं, आज रात एक डिसीजन फाइनलाइज करें जो आप हफ्तों से टाल रहे हैं, और आने वाले 7 दिनों तक हर दिन एक छोटा स्टेप अपने बिगेस्ट गोल की तरफ उठाए। क्योंकि सही समय का इंतजार करना बंद करते ही आपका सही समय शुरू हो जाता है।
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में कामयाब क्यों हो जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं? मैं नेपोलियन हिल हूं और पिछले 45 सालों में मैंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का अध्ययन किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी खोजने में लगा दी। अगर आप अगले 30 मिनट मेरे साथ रहे तो मैं वादा करता हूं आज के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूं आप यहां क्यों हैं। आप थक चुके हैं, सुबह उठते हैं, वही काम, वही लोग, वही समस्याएं। बैंक बैलेंस देखते हैं तो दिल टूट जाता है। सपने तो बड़े हैं लेकिन रास्ता दिखता नहीं। माँ बाप ने उम्मीदें लगाई हैं, खुद से वादे किए हैं, लेकिन हर महीने बस किसी तरह गुजर जाता है। और सबसे बुरा, आप जानते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। मैं सही कह रहा हूं ना? अब सुनिए, जब मैं 25 साल का था मेरे पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई डिग्री नहीं, लेकिन 1908 में मेरी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी से, एंड्रयू कार्नेगी। उन्होंने मुझसे कहा, नापोलियन, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ये राज इतना ताकतवर है कि अगर तुमने इसे दुनिया को बता दिया तो लाखों जिंदगियाँ बदल जाएंगी। और फिर उन्होंने मुझे चुनौती दी, क्या तुम बिना एक पैसा लिए 20 साल तक इस राज पर रिसर्च करोगे? मैंने हाँ कहा। अगले 25 सालों में मैं अमेरिका के हर सफल इंसान से मिला, हर एक से एक ही सवाल पूछा, आप कामयाब कैसे हुए? और आज मैं वो सारे राज आपके सामने रख रहा हूँ। पहली बात जो मैंने सीखी, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइंस है, एक फॉर्मूला है। जैसे पानी हमेशा 100 डिग्री पर उबलता है, वैसे ही कामयाबी के भी फिक्स्ड लॉज हैं। अगर आप वो लॉज फॉलो करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी 25 साल की रिसर्च है। तो पहला लॉ क्या है? लॉ नंबर 1, आपके विचार ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपकी दुनिया में आ रहा है। मैंने थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, आपने 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नेपोलियन, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हार सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो बस बल्ब जलता हुआ दिखता था, बार बार, हर रात, हर सुबह। तो वो हकीकत बनना ही था। ये मैजिक नहीं है, आपका दिमाग एक मैग्नेट है। जो आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होता है। आज से शुरू कीजिए, हर सुबह आंख खुलते ही 5 मिनट अपने सपने को देखिए जैसे वो सच हो चुका है। आपके पास वो घर है, वो गाड़ी है, वो बैंक बैलेंस है। फील कीजिए उस फीलिंग को। 30 दिन कीजिए, ये आपको पता चलेगा कि दुनिया बदलनी शुरू हो गई है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। लॉ नंबर 2, डिजायर को डिसीजन में बदलो। देखिए, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन चाहना और तय करना ये 2 अलग चीजें हैं। जब मैं हेनरी फोर्ड से मिला, मैंने उनसे पूछा, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए? उन्होंने कहा, नेपोलियन, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, और दूसरे वो जो कहते हैं मैं ये करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं दूसरे टाइप का हूं। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं या बस सोच रहा हूं? अगर सच में बदलना है तो ये वीडियो पॉज कीजिए, एक कागज निकालिए और लिखिए, मैं अगले 5 सालों में नागस्टार बनूंगा। ये मेरा फैसला है, इच्छा नहीं। फिर उस पर साइन कीजिए, डेट डालिए। ये आपका खुद से कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब भी डर लगे, डाउट आए, थकान हो, उस कागज को देखिएगा। रुकिए 1 मिनट। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आप सीरियस हैं। आप वो 10% लोगों में हैं जो सिर्फ देखने नहीं, बदलने आए हैं। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूं, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये आपकी कमिटमेंट होगी यूनिवर्स के सामने। और लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसे लॉज लाता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही रियल पावर है। बहुत लोग सोचते हैं कि नॉलेज पावर है, गलत। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। मैं समझाता हूं। आप लाइब्रेरी में जाइए, लाखों किताबें हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है और उसे कैसे लागू करना है तो वो नॉलेज बेकार है। एंड्रू कार्नेगी ने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे एक्सपर्ट्स रखे जिनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल की। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, तय कीजिए आपको किस फील्ड में मास्टर बनना है। एक फील्ड, बस एक। आप सब कुछ नहीं हो सकते, लेकिन एक चीज में बेस्ट बन सकते हैं। स्टेप 2, उस फील्ड की हर बुक पढ़िए, हर वीडियो देखिए, हर एक्सपर्ट को फॉलो कीजिए। स्टेप 3, सीखते ही लागू करते जाइए। नॉलेज जो एक्शन में नहीं, बदलती, वो एस शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है। और एक बात,
अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से दोस्ती कीजिए, उनका नॉलेज आपका बन जाएगा। ये मैंने सीखा है, ये काम करता है। अब मैं आपको सबसे पावरफुल लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 4, अकेले नहीं साथ में जीतिए। ये लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इस पर पूरी किताब लिखी है। मास्टरमाइंड ग्रुप, ये क्या है? ये 2 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप है जो मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, और जब ये लोग मिलते हैं तो एक तीसरी इनविजिबल पावर बनती है। मैं सीरियस हूं, जब 2 दिमाग सिंक्रोनाइज होते हैं तो उनकी कंबाइंड पावर 2 गुनी नहीं 10 गुना हो जाती है। एंड्रू कार्नेगी ने 50 लोगों का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया था। एडिसन, फोर्ड, फायरस्टोन तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, हर हफ्ते मिलते थे। तो आपको क्या करना है, आज से 5 लोग ढूंढिए, वो 5 लोग जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, उनसे मिलिए। हर हफ्ते अपने गोल्स शेयर कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए। 6 महीने में आप खुद नहीं पहचान पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आप 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। लॉ नंबर 5, परसिस्टेंस ही असली टेस्ट है। सुनिए ये कहानी। एक आदमी था जो गोल्ड माइन खोदने गया। 3 साल तक खोदा, बहुत मेहनत की, लेकिन सोना नहीं मिला। वो हार गया, सब कुछ छोड़कर चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया, उसने वही जगह खरीदी और बस 3 फीट और खोदा, सोना मिल गया अरबों का। ये रियल कहानी है। 99% लोग हार मान लेते हैं जब वो सफलता से बस कुछ कदम दूर होते हैं। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार नो सुनना पड़ा जब वो अपनी चिकन रेसिपी बेच रहे थे 65 साल की उम्र में, ब्रोक होमलेस, लेकिन 1010वीं बार यस मिला। आज KFC दुनिया भर में है। तो जब भी आपको लगे कि AB छोड़ दो तो याद रखिएगा, शायद अगला ही कदम आपको मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन रुकिए, परसिस्टेंस का मतलब जिद्दी होना नहीं है। लॉ नंबर 6, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क हार्ड रियल सक्सेस। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल ये है कौन सा काम कर रहे हैं। मैंने एक मजदूर को देखा जो रोज 12 घंटे पत्थर तोड़ता था, और एक इंजीनियर को देखा जो 4 घंटे में पूरी बिल्डिंग का डिजाइन बना देता था। दोनों मेहनती थे, लेकिन एक अपने हाथों से, दूसरा अपने दिमाग से काम कर रहा था। तो आपको क्या करना है? हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। अगर जवाब नहीं है तो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। और एक फॉर्मूला याद रखिए, 80/20 रूल। आपके 20% एक्शन से 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो उन 20% को पहचानिए और बाकी 80% को एलिमिनेट कीजिए। ये मैंने हर सक्सेसफुल इंसान में देखा है। वो अननेसेसरी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। अब मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताता हूँ। लॉ नंबर 7, पैसा अट्रैक्ट करना सीखो, चेस मत करो। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है पैसा सब कुछ नहीं है, अमीर लोग बुरे होते हैं, मेहनत करो पैसा आ जाएगा। ये सब झूठ नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रूथ है। सच ये है, पैसा एक टूल है। अच्छे लोगों के हाथ में ये दुनिया बदल सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही खराब है। वो कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, लेकिन दिल में सोचते हैं पैसा बुरा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। तो सबसे पहले अपना मनी माइंडसेट बदलिए। हर रात सोने से पहले बोलिए, मैं एक मैग्नेट हूँ पैसे के लिए, पैसा मेरी तरफ खींचा चला आता है, मैं डिजर्व करता हूँ प्रॉस्पेरिटी। 30 दिन बोलिए हर रात, और फिर देखिए कैसे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होती हैं। लॉ नंबर 8, फेथ वह ब्रिज है जो डिजायर और अचीवमेंट को जोड़ता है। मैं बहुत सीरियस हूं जब मैं कहता हूं बिना फेथ के कुछ नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं अप्लाइड फेथ की बात कर रहा हूं। अप्लाइड फेथ मतलब आप किसी चीज पर इतना विश्वास करते हैं कि उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि V8 इंजन बन सकता है, जबकि सारे इंजीनियर्स कह रहे थे इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने देखा था मेरे दिमाग में बार बार इतनी स्पष्टता से कि मुझे लगता था वो ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर मैं इंजीनियर्स को क्यों सुनता। 1 साल बाद V8 इंजन बन गया। तो आपको क्या करना है, अपने गोल पर इतना विश्वास कीजिए कि डाउट्स आपको छू न सकें, और जब कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप मुस्कुराइए और काम करते रहिए, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। लॉ नंबर 9, समय आपका सबसे कीमती एसेट है। सुनिए ध्यान से, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, नई दोस्ती बना सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। हर सफल इंसान ने मुझे एक ही बात कही,
मैं अपने समय की कीमत जानता हूं। वॉरेन बफेट ने कहा, मैं किसी भी मीटिंग में नहीं जाता जहां मुझे होना जरूरी नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैं डेली 1000 चीजों को नो बोलता हूं ताकि कुछ चीजों को यस बोल सकूं। तो आज से टाइम ऑडिट कीजिए। अगले 7 दिन लिखिए आपने हर घंटा कहां बिताया। फिर देखिए कितना समय आपने सोशल मीडिया पर अननेसेसरी बातों में ऐसे लोगों के साथ बिताया जो आपको आगे नहीं बढ़ा रहे। और फिर उस समय को कट कीजिए, उस समय को इन्वेस्ट कीजिए सीखने में, बनाने में, ग्रो करने में। 5 साल बाद आप वहां होंगे जहां आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको सबसे सीक्रेट लॉ बताता हूं। लॉ नंबर 10। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा एलाई है। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोच रहे हैं अभी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चल रहा है। और ये बात सुनिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। ये कंट्रोल करता है आपकी हर हैबिट, आपकी हर बिलीफ, आपकी हर ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा। कैसे? ऑटो सजेस्शन के थ्रू। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स दीजिए। जोर से बोलिए, मैं हर दिन हर तरीके से बेहतर हो रहा हूं, मैं अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं, मैं सफल होने के लिए बना हूं। 30 बार हर रात, 30 दिन। और देखिए कैसे आपकी हैबिट्स अपने आप बदलने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर्स लेता है। आप जो बार बार बोलते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। अब मैं आपको वो अल्टीमेट सीक्रेट बताता हूँ, वो सीक्रेट जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे बताया था। लॉ नंबर 11। सफलता का असली मतलब दूसरों की सर्विस है। सुनिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए। हेनरी फोर्ड ने सोचा लोगों को सस्ती गाड़ी चाहिए, उन्होंने बनाई। थॉमस एडिसन ने सोचा लोगों को रोशनी चाहिए, उन्होंने दी। एंड्रू कार्नेगी ने सोचा अमेरिका को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन्होंने बनाया। पैसा तो बस बाय प्रोडक्ट था। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, एक सवाल पूछिए अपने आप से, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किन लोगों की मदद कर सकता हूँ। और जितने ज्यादा लोगों की आप मदद करेंगे उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं जानता हूँ आप अलग हैं। आप वो 1% हैं जो सुनते नहीं, करते हैं। तो अब मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूँ। पहली, कमिटमेंट कमेंट में लिखिए, मैं अगले 90 दिन इन लॉज को फॉलो करूंगा। जब आप लिखेंगे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, ये आपका प्रॉमिस होगा। दूसरी, कम्युनिटी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं यहाँ ऐसे लॉज, ऐसी स्ट्रेटेजीज, ऐसे सीक्रेट्स लाता हूँ जो आपकी सोच बदल देंगे। और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। तीसरी, कंट्रीब्यूशन। इस वीडियो को उन 5 लोगों को भेजिए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो यूनिवर्स आपको 10 गुना लौटाता है। मैं नेपोलियन हिल आपसे आखिरी बात कहता हूं। आज 17 नवंबर 2025 है। अगर आपने इन लॉज को फॉलो किया ऑनेस्टली, कंसिस्टेंटली, फेथफुली, तो 17 नवंबर 2026 को आप एक अलग इंसान होंगे। आपकी बैंक बैलेंस अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपकी जिंदगी अलग होगी। और उस दिन आप इस वीडियो पर वापस आएंगे और कमेंट करेंगे, थैंक यू नेपोलियन हिल, यू चेंज्ड माय लाइफ। मैं वेट करूंगा उस कमेंट का। अब उठिए, कागज कलम लीजिए, अपना गोल लिखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि आपका समय आ गया है, आपकी बारी आ गई है, आपका लॉ ऑफ सक्सेस शुरू हो चुका है। मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। जय हिंद, जय सफलता। आपका अपना नेपोलियन हिल। क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हार नहीं मानते, वो मेहनत से नहीं डरते, वो सपने देखना नहीं छोड़ते, वो बस एक चीज से हार जाते हैं, आराम से। आराम वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी भूख को मारता है, तुम्हारी आग को बुझाता है, तुम्हारे सपनों को सुस्त बना देता है। तुम हर सुबह उठते हो अलार्म के साथ, लेकिन पहला फैसला होता है स्नूज, यानी आज नहीं। हर बार जब तुम आराम चुनते हो, तुम महानता से एक कदम और दूर चले जाते हो। ग्रेटनेस आराम से नहीं मिलती, वो मिलती है डिस्कम्फर्ट में। हर उस पल में जब तुम्हारा शरीर रुकना चाहता है और तुम्हारा जहन कहता है बस एक और कदम। तुम सोच रहे हो थोड़ी राहत जरूरी है, जरूर, लेकिन जब तुम कुछ हासिल कर लो तब। जब तक सपने अधूरे हैं, आराम सिर्फ एक धोखा है। इसलिए उठो, अपने अंदर की आग को फिर से जगा दो।
आराम को ठोकर मारो और खुद से कहो, मैं बना ही इतिहास रचने के लिए हूँ, न कि आराम में खोने के लिए। अब फैसला तुम्हारा है, आराम या महानता, सपना या बहाना, आराम या आग। कमजोर होना बंद करो। हाँ, मैंने यही कहा। कड़वा लगा? जरा सोचो, किसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगी? किसने तुम्हें यह झूठा यकीन दिलाया कि सफलता सिर्फ चाहने भर से मिल जाएगी, बिना उसे योग्य बनने की मेहनत किए? दुनिया कमजोरी के आगे नहीं झुकती, ये बस देखती है और फिर कुचल देती है। सच्चाई कड़वी है लेकिन सीधी है। या तो तुम अब अपने आप को मजबूत बना लो या फिर बाद में टूट कर बिखरने को तैयार रहो। जिंदगी में कोई तटस्थता नहीं होती। या तो तुम विकसित हो रहे हो या सड़ रहे हो, या तो आगे बढ़ रहे हो या बहानों में खुद को दबा रहे हो। और नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जिस नायक का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम खुद हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग तकलीफ से ऐसे भागते हैं जैसे कोई राक्षस आग से भागता है? ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है। जो ही थोड़ी सी पीड़ा, मेहनत या अनिश्चितता सामने आती है, वे पीछे हट जाते हैं। कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वे अपनी भीतर की कमजोरी को पोषण दे रहे होते हैं। और अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि जितना ज्यादा तुम इस भीतरी कोमलता को खिलाओगे, ये उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। जिसे लोग अक्सर स्वयं की देखभाल कहते हैं, वह वास्तव में आत्मदया होती है। एक मीठे झर की तरह जो मीठे बहानों से तुम्हें मदहोश कर देती है और धीरे धीरे तुम्हारी सबसे कीमती उम्र को चुरा लेती है। ध्यान रखना, जिंदगी कभी इतनी सहज नहीं होगी कि तुम बिना बलिदान के कुछ महान हासिल कर सको। असुविधा ही विकास की पालना है। बिना दबाव के कोई विकास नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई जीत नहीं होती। और यही है असली सूत्र। दर्द तो होगा ही, या तो अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का। तुम्हारी पसंद है कौन सा दर्द सहना है। पहला दर्द क्षणिक है, दूसरा जिंदगी भर का हो सकता है। मैंने उन लोगों को हारते देखा है जिनके पास जीतने के लिए सब कुछ था, बेहद तेज, बेहद काबिल, लेकिन दिल से कमजोर। उनमें से एक, जिसे मैं आज भी अफसोस के साथ याद करता हूं, उसका दिमाग एक तेज रेजर की तरह था, लेकिन वो असफलता का ख्याल भी सहन नहीं कर पाता था। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि चीजें उसकी पूरी तरह से पकड़ में न हों, इसलिए वो जोखिम से बचता था, तकलीफ से बचता था और इस तरह मर गया, अपने विचारों को दराजों में बंद करके। जबकि उससे कम प्रतिभाशाली लेकिन अधिक साहसी लोगों ने दुनिया बदल दी। और मैंने ये सबक खुद की हड्डियों में सीखा। जब मेरी पहली कमाई का स्रोत चला गया तो मेरे पास रोने या रुकने का वक्त नहीं था। मैंने पत्रिकाएं बेची, कोयला बेचा, चंद भारतीय रुपये के बदले लेखों की पेशकश की। ये मैंने इसलिए नहीं किया कि ये आसान था, बल्कि इसलिए कि जरूरी था। एक बार मैंने एक बर्फीले कमरे में अखबारों में लिपटकर रात बिताई थी। सीने पर एक पांडुलिपि रखी थी, वही जो एक दिन मेरी विरासत की नींव बन गई। क्या वो पल आरामदायक था? बिल्कुल नहीं, लेकिन उसी ठंड में मैंने खुद को तपाया। और आज भी हर दिन तुम्हारे सामने वही चुनाव खड़ा होता है, उठकर वो करना जो जरूरी है, चाहे मन न हो, या फिर टालने की नरम तकिया को गले लगाना। वो लक्ष्य जो तुम बार बार टालते हो, वो बातचीत जिससे तुम बचते हो, वो बदलाव जो तुम्हें डराता है, ये सब तुम्हारी वृद्धि के द्वार हैं। लेकिन ये दरवाजे सिर्फ असुविधा की कुंजी से खुलते हैं। और सुनो, असुविधा ही तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है, जमीन हिलती है, तब असली चरित्र उजागर होता है। क्या तुम कभी उस स्थिति में रहे हो जहां तुम्हें सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ा हो? और कितनी बार तुमने आसान रास्ता चुना है? तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा, कहेगा कल कर लेना, तुम एक ब्रेक डिजर्व करते हो, तुम थक चुके हो। वो खुद को तर्क, सामान्य ज्ञान और दया का रूप देकर तुम्हें समझाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो आवाज तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें कमजोर बनाए रखने के लिए है।
और यही वह पल है जब तुम्हें कार्रवाई करनी है, नफरत से नहीं बल्कि दृढ़ता से। खुद से कहना है, नहीं, अब मैं और कमजोर नहीं बनूंगा। क्योंकि हर बार जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो और उसे पार करते हो, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा मजबूत होने लगती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तुम्हें शुरुआत किसी विशाल युद्ध से नहीं करनी है। छोटे से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। 1 घंटा पहले जागो, उस काम को पूरा करो जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे हो। उस सच्चाई का सामना करो जिससे तुम बार बार भागते हो। असुविधा दरवाजा खटखटाएगी, उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें जो भी सबक देता है वह तुम्हारे भीतर घड़ी जा रही उस मानसिक कवच की एक नई परत बन जाता है। और यह मत भूलो, जो लोग जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर न तो प्रतिभा है, न ज्ञान, न ही अवसर। यह अंतर इस बात में है कि वे असुविधा को झेलते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो फिर भागना बंद करो। जानबूझकर उस रास्ते को चुनो जो सबसे चुनौतीपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वह बेरहम है, बल्कि इसलिए कि वह जरूरी है। क्योंकि हर विकास में मेहनत शामिल होती है, हर प्रगति दर्द के साथ आती है, और हर सच्ची जीत के लिए साहस चाहिए होता है। क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर पुरुष और महिलाएं अपनी जिंदगी का अंत पछतावे के साथ क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी थी, और इसलिए भी नहीं कि उन्हें अवसर नहीं मिले, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बिना स्पष्ट दिशा के जीवन जिया, बिना किसी ठोस उद्देश्य के। जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं, वे परिस्थितियों के हवाले हो गए, हमेशा व्यस्त पर बहुत कम उत्पादक, हमेशा चलते हुए पर कभी सही दिशा में नहीं। अधिकांश लोग हर दिन सुबह उठते हैं बिना यह जाने कि वे क्या बना रहे हैं। वे बस प्रतिक्रिया देते हैं, घड़ी की अलार्म पर, बिलों पर, दिन की जिम्मेदारियों पर। लेकिन अगर तुम उनसे पूछो कि वे अब से 3 वर्षों बाद कहां होना चाहते हैं, तो उनका मौन उनकी आंतरिक भ्रम की गवाही देता है। उन्हें नहीं पता, और जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है। वह थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, वह हर चीज में उलझ जाता है। लेकिन बिना स्पष्ट उद्देश्य के सच्ची सफलता संभव नहीं है। मन को दिशा की जरूरत होती है, जैसे नाव को पतवार की, नहीं तो वह भटकने लगता है, और भटकते हुए सपने खो जाते हैं, प्रतिभाएं व्यर्थ हो जाती हैं, और जीवन बीत जाता है बिना कोई विरासत छोड़े। मुझे आज भी वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं सफलता के सिद्धांतों को व्यवस्थित करके एक पुस्तक लिखूंगा। यह केवल एक विचार नहीं था, यह एक ठोस निर्णय था, एक मिशन। मुझे पता था कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं, और किसके लिए करना चाहता हूं। और उस स्पष्टता ने मेरे हर निर्णय को मार्गदर्शन दिया, यहां तक कि सबसे कठिन निर्णयों को भी। जब कोई बाधा सामने आती तो मैं यह नहीं सोचता कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि मैं बस एक नई रणनीति ढूंढता, क्योंकि लक्ष्य पहले से ही स्पष्ट था। और जब मंजिल साफ होती है तो संदेह की ताकत कमजोर हो जाती है। इतिहास के महान लोगों को देखो, किसी ने भी बिना सोच विचार के काम नहीं किया। हेनरी फोर्ड ने केवल इसलिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं बनाई क्योंकि उनके पास एक सपना था, उनके पास एक योजना थी, एक उद्देश्य था। वे दुनिया के परिवहन को बदलना चाहते थे, और इससे भी आगे वे उसे विस्तार से देख सकते थे। वे ऐसी सड़कों की कल्पना करते थे जो सस्ती कारों से भरी हों, जहां पहले सिर्फ घोड़े की गाड़ियां चलती थीं। यह स्पष्टता उनके हर निर्णय को दिशा देती थी, निर्माण लाइन से लेकर उत्पाद की अंतिम कीमत तक। और तुम, आखिरी बार कब तुमने शांति से बैठकर साहस के साथ खुद से यह सवाल पूछा, मैं अपनी जिंदगी से वास्तव में क्या बनाना चाहता हूं? मैं उन धुंधले सपनों की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों की, जिन्हें तुम पूरी लगन से प्राप्त कर सको और ईमानदारी से मूल्यांकन कर सको। उन्हें लिखो, अपने उद्देश्य को दृश्य बनाओ, हर सुबह और हर रात उसे पढ़ो, उसे अपनी दिशा सूचक बना लो, क्योंकि उसके बिना
तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए आसान शिकार बन जाओगे। हर नई प्रवृत्ति, हर नई सामाजिक दबाव के साथ तुम अपनी दिशा बदल लोगे। और जो व्यक्ति लगातार दिशा बदलता है वह कहीं नहीं पहुंचता, वह बस अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। उद्देश्य की स्पष्टता में इतनी ताकत होती है कि वह तुम्हारे बाहरी हालातों को भी ढालने लगती है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हें वे अवसर दिखाई देने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। सही लोग सामने आने लगते हैं, विचार अधिक स्पष्टता के साथ बहने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो पूरी निश्चय के साथ जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं, स्पष्टता कोई संयोग से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसे सींचा जाता है। इसके लिए चाहिए मौन, आत्मचिंतन और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति निर्मम ईमानदारी। आपको यह स्वीकार करने का साहस चाहिए कि कहीं आप दूसरों की इच्छाओं को तो नहीं दोहरा रहे, या विरासत में मिले सपनों को जी रहे हैं, या कोई ऐसा रास्ता चल रहे हैं जो आपको थोपा गया है। क्योंकि सच्चा उद्देश्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है, और वह केवल उन्हीं को प्रकट होता है जो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। यदि मैं आपको एक व्यावहारिक सलाह दूं तो वह यह होगी, हर दिन एक निश्चित समय निकालिए और अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में दोहराइए। केवल मन में सोचने से नहीं होगा, उन्हें कागज पर लिखिए। अपनी मंशाओं को आकार दीजिए। लिखे हुए शब्दों में शक्ति होती है, वे अमूर्त विचारों को स्थिरता देते हैं और सपनों को वास्तविक ढांचे में बदल देते हैं। और जब आप उन लक्ष्यों को रोज पढ़ेंगे तो खुद से यह पूछना शुरू करें, क्या यह निर्णय मुझे उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे मैं बनाना चाहता हूं, या उससे दूर? जब आप इसे अनुशासन के साथ करेंगे तो आपका रास्ता साफ होता जाएगा, निर्णय लेना सरल हो जाएगा, भटकावों का आकर्षण फीका पड़ जाएगा, और हर एक कदम के साथ आप महसूस करेंगे कि आप संयोग से नहीं, उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। जब मैं राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कार्यालय में पहुंचा तो वह भाग्य नहीं था, वह एक यात्रा का परिणाम था जो स्पष्टता से शुरू हुई, परिश्रम से बनी रही और एकाग्रता से सुरक्षित रही। क्योंकि जिसे सशक्त उद्देश्य प्राप्त है उसे बहानों की जरूरत नहीं होती, उसे केवल दिशा की आवश्यकता होती है और उस दिशा पर चलने का साहस। जिंदगी आपको परखेगी, एक बार नहीं, बार बार, और अक्सर तब जब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे। यह आपके दरवाजे पर जोर से दस्तक देगी और आपसे ज्यादा मांगेगी जितना आप सोचते हैं कि सहन कर सकते हैं। यह आपको घुटनों पर ला सकती है, लेकिन यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए होगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। और यह वही क्षण होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वहीं आपको अलग बनना होगा, आपको दर्द में ढलना होगा, दर्द से पराजित नहीं होना होगा। धैर्य केवल एक प्रशंसनीय गुण नहीं है, यह हर स्थायी सफलता की बुनियाद है। यही फर्क है उस व्यक्ति में जो गिरता है और उठ खड़ा होता है, और उसमें जो गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। जिन सबसे प्रेरणादायक लोगों से मैं मिला हूं, उनमें एक बात समान थी, उन्होंने भयावह पराजय का सामना किया था। उनकी आलोचना हुई, उन्हें धोखा मिला, उन्हें छोड़ा गया, उन्हें कम आंका गया। फिर भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा, उन्होंने हार नहीं मानी। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब मजबूत दिखना आसान होता है, लेकिन सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब सब कुछ ढहने लगे, जब धन समाप्त हो जाए, यानी उस समय के हिसाब से 5,000 रुपए से भी अधिक की हानि हो जाए, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, जब मित्र धोखा दे जाए, जब स्वास्थ्य जवाब दे जाए, तब आत्मा तय करती है कि नियंत्रण में कौन है, भय या विश्वास। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप दर्द से अछूते हैं, इसका अर्थ है उसे आंखों में आंखें डालकर सहने की क्षमता। असफलता को देखकर कहना, तू मुझे परिभाषित नहीं करती। हाँ, रोना भी ठीक है, महसूस करना भी ठीक है, लेकिन फिर भी चलते रहना जरूरी है, क्योंकि रुकना कभी विकल्प नहीं रहा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, जिद्दी और भ्रमित कहा,
लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात समझी जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। हर असफलता एक हार नहीं थी, वह एक चरण था। हर ना उन्हें उस हाँ के करीब ले जा रहा था जो दुनिया को बदलने वाला था। और अगर वह 999वीं कोशिश पर रुक गए होते, शायद आज भी हम मोमबत्तियों की रोशनी में कहानियां सुना रहे होते। जिन वर्षों में मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, मुझे प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, शंकालुओं ने उपहास किया और उन लोगों ने धमकियां तक दी जो नहीं चाहते थे कि ये विचार दुनिया में फैले। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे आर्थिक और निजी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी कीमत उस समय के अनुसार 7,500 रुपए से अधिक थी, और मैंने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था। लेकिन मेरे भीतर की एक छोटी सी लौ, वह स्थिरता की चिंगारी, मुझसे बोली, आगे बढ़ो। और मैंने ऐसा ही किया। एक बार में एक कदम, हर दिन एक पैराग्राफ, और उस दर्द से जन्मा वह ग्रंथ अंततः लाखों जिंदगियों को छू गया। यही है धैर्य, बिना तालियों के, बिना किसी आश्वासन के भी चलते रहना, केवल विश्वास के सहारे। यहां तक कि जब सब कुछ तुम्हें रुक जाने के लिए चिल्ला रहा हो, तब भी तुम्हें फिर से उठना होता है, और फिर से और फिर से। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरते हो, तुम हर बार ज्यादा मजबूती से उठते हो, ज्यादा समझदारी के साथ और ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि हर गिरावट के साथ तुम अपने भीतर की कमजोरता को पीछे छोड़ते हो। हर जख्म के साथ साहस की एक नई परत जन्म लेती है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो पहले ही अड़चन पर टूट गया हो, जिसने दूसरों को, सरकार को या किस्मत को दोष दिया हो? ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुमने खुद ऐसा किया है? कितनी बार तुमने किसी के मजाक उड़ाने पर या किसी के तुम्हारे ऊपर विश्वास न करने पर कोशिश करना छोड़ दिया? कितनी बार तुमने अपने सपने को एक पल की आरामदेही के बदले में छोड़ दिया और फिर चुपचाप पछताया? सच कड़वा है, जो अंदर से कमजोर होता है वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जिसकी आत्मा कठोर हो जाती है वो कभी नहीं रुकता। कठोर होने का मतलब संवेदनशीलता खोना नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा दिल विकसित करना जो उद्देश्य से बख्तरबंद हो और विश्वास से निर्देशित हो। यह जानना कि दर्द तो गुजर जाएगा, लेकिन पछतावा हमेशा रह जाएगा। अब एक शक्तिशाली अभ्यास अपनाओ। जब भी तुम किसी असफलता या मुश्किल का सामना करो, खुद से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मुझे किस रूप में बदल रहा है? इस बाधा को पार करने के लिए मुझे किस इंसान में बदलना होगा? ये सवाल तुम्हारी पीड़ा को देखने का तरीका बदल देंगे, वे दुख को निर्माण में बदल देंगे। और यही, मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति के पास होने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन लोगों में मत शामिल हो जो बीच में रुक जाते हैं। उन लोगों में रहो जो डटे रहते हैं, जो लौटते हैं, जो तब तक प्रयास करते हैं जब तक असंभव भी अपरिहार्य न हो जाए। क्योंकि जब तुम एक अटूट सहनशीलता विकसित कर लेते हो, तब डरने के लिए कुछ नहीं बचता। ना स्वीकृति, ना असफलता, ना आलोचना, कुछ भी तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम इस्पात की तरह बन जाते हो। जितनी अधिक आग, उतनी अधिक मजबूती। तुम असफल होोगे, तुम दुख झेलोगे, तुम्हें ना सुनना पड़ेगा, तुम गिरोगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो जीत तुम्हारी होगी। और सिर्फ जीत नहीं, बल्कि तुम अपने सफर से दूसरों को भी प्रेरित करोगे, क्योंकि सहनशीलता संक्रामक होती है। जब कोई देखता है कि तुम भार सहकर भी आगे बढ़ रहे हो, तो वह अपने भीतर भी आगे बढ़ने की ताकत खोज लेता है। इसलिए अगर इस जीवन में कोई एक चीज है जिसे तुम कभी नहीं खो सकते, तो वो है फिर से उठने की क्षमता, हमेशा। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, तुम दुनिया से और खुद से ये कहते हो, मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, कभी नहीं। क्या कभी तुम्हारे अंदर एक जोरदार प्रेरणा जगी है, एक स्पष्ट विचार आया है, एक अंदरूनी पुकार महसूस हुई है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम वहीं रुके रहे? तुमने खुद से कहा, मैं कल शुरू करूंगा, मुझे थोड़ा और सोचने की जरूरत है, जब मैं ज्यादा तैयार हो जाऊंगा। और वह कल हफ्तों में बदल गया, महीनों में, शायद सालों में। सच ये है कि सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा असफलता नहीं है, बल्कि झक है।
वो नरमी जो सतर्कता का चोला पहनकर तुम्हें जकड़ लेती है और तुम्हारी पूरी संभावनाओं को रोक देती है। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जिनमें प्रतिभा थी लेकिन जिन्हें कभी सुना नहीं गया, क्योंकि उनमें क्षमता की कमी नहीं थी बल्कि वे हिचकिचा गए। उन्होंने बहुत इंतजार किया, उन्होंने डर को विवेक का रूप दे दिया और जब तक वे सही समय का इंतजार करते रहे, कोई और जिसके पास कम संसाधन और कम तैयारी थी आगे बढ़ गया और जीत गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना सोचे समझे काम करो, बल्कि यह समझो कि प्रेरणा की एक समय सीमा होती है। जब भीतर की आग जलती है तो तुम्हें चलना पड़ता है, इससे पहले कि वह बुझ जाए। अवसर दरवाजा नहीं खटखटाते, वे चुपचाप तेजी से गुजरते हैं और केवल वे ही उन्हें पकड़ते हैं जो सतर्क होते हैं और बिना देरी के काम पर लग जाते हैं। मैंने खुद इसे बेहद गहराई से सीखा जब मेरी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई। उस बातचीत ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझे एक चुनौती दी, एक ऐसी सफलता की विचारधारा बनाओ जिसे एक साधारण इंसान भी सीख सके। लेकिन एक शर्त थी, मुझे स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए केवल 20 सेकंड दिए जाएंगे। 20 सेकंड, इस पर सोचो। अगर मैं हिचकता, अगर मैं जोखिम तौलता, अगर मैं गारंटी खोजता, तो शायद वहीं मेरी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन मैंने हाँ कहा, डर के बावजूद हाँ, बिना सारे जवाबों के हाँ। लेकिन इतना साहस जरूर था कि मैं हाँ कह सका। और यही वह साधारण सा निर्णय लेने और कार्रवाई करने का क्षण था जिसने एक ऐसी दिशा में मेरी किस्मत को आगे बढ़ा दिया जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था, और लाखों अन्य लोगों की भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कितनी बार बदल सकती थी अगर आपने उस पल में हिम्मत दिखाई होती जब दिल ने आपको आगे बढ़ने को कहा था? कितने अवसर चूक गए क्योंकि आपने ज्यादा देर तक इंतजार किया? कितनी बार आपने अपनी निष्क्रियता को इन शब्दों में छुपा दिया, अभी सही समय नहीं है, या मैं ईश्वर का संकेत मिलने का इंतजार कर रहा हूं? सच जो कड़वा जरूर है मगर आपको आजाद करता है, ये है वह संकेत आपका स्वयं का इच्छा थी। आपके भीतर जल उठी वह आग ही असली निमंत्रण थी और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्रिया केवल गति नहीं होती, वह एक स्थिति होती है। हर कार्य जो आप करते हैं वह दुनिया को और आपको स्वयं को यह बताता है कि आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं। और हर बार जब आप टालते हैं तो आप इसके विपरीत संदेश भेजते हैं। मेरे सपने प्रतीक्षा कर सकते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते, क्योंकि समय नहीं रुकता। यह संसार तब तक धीमा नहीं चलेगा जब तक आप तैयार महसूस करें। और ईमानदारी से कहूं तो आप कभी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता। इतिहास के महान लोग भी अंदर से कांपते थे, उन्हें भी डर लगता था, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि रास्ता चलने पर ही दिखता है। स्पष्टता शुरू करने की शर्त नहीं है, बल्कि उन लोगों को पुरस्कार के रूप में मिलती है जो शुरुआत करते हैं। हर कदम जो आप उठाते हैं वह अगला कदम बनाता है, और जितना अधिक आप चलते हैं उतना ही अधिक आत्मविश्वास बनता है। और यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं।